बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के साथ आज लेक्चर हम देंगे। अब तक हम जितनी बात करते रहे वो हम ह्यूमन कंप्यूटर और इंटरेक्शन की कुछ हिस्ट्री, कुछ उसके बेसिक्स, कुछ उसकी मॉड्यूल्स और रिक्वायरमेंट्स, परसेप्शन, विजुअल इनपुट, आउटपुट, उन पे बात करते रहे। अब हम HCI के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे हम डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट इंटरेक्शन डिज़ाइन और अभी हम बेसिक्स पे रहेंगे, फिर इवेंचुअली आगे जाएंगे। सो बेसिक्स का आज पार्ट 1 है। आउटलाइन कुछ इस तरह है कि इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिक्स को हम लेके चलेंगे, इंटरेक्शंस एंड इंटरवेंशन को देखेंगे, फिर व्हाट इज़ डिज़ाइन, फिर पर्सोना क्या चीज़ है, ये पर्सनल की का प्लूरल है और पर्सनल मतलब बंदा खुद अपने बारे में या किसी और यूज़र के बारे में। फिर सेंट्रल मैसेज के ऊपर जाएंगे और द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन की तरफ आज की आउटलाइन रहेगी। HCI फोकस ऑफ डिज़ाइन क्या है? सम ऑफ HCI इज़ फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द एकेडमिक स्टडी ऑफ द वे पीपल इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी. However, a large part of HCI is about doing things and making things, that is called a design. So हम पहले जो थोड़ा सा हमने भी फोकस किया वो एकेडमिक स्टडी के ऊपर था कि किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ लोग, क्या चीज़ है। लेकिन जो अब HCI फ्रॉम नाउ ऑन जो हमारा फोकस होगा कि कैसे HCI को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से हम एक अच्छा इंटरैक्टिव डिज़ाइन बनाएं जो कि ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान अच्छा इंटरेक्शन बन सके। सो हम आज डिज़ाइन पार्ट पे उसके काम करेंगे। सो इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिक्स में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, व्हाट इट इज़, इंटरवेंशंस, गोल्स, कंस्ट्रेंट के ऊपर बात करेंगे, फिर डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन, जब कोई डिज़ाइन बन जाता है, फिर यूज़र्स, हु दे आर, व्हाट दे आर लाइक, ये थोड़ा सा इस पे टाइम गुजारेंगे, फिर सिनेरियोज, रिच स्टोरीज ऑफ डिज़ाइंस। आज हम थोड़े से स्टोरीज जो हैं पुरानी उनको डिज़ाइन की डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने क्या डिज़ाइन में डिस्कस बनाया। नेविगेशन, ऑब्वियसली फाइंडिंग योर वे अराउंड सिस्टम, किस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन हुए हुए सिस्टम में नेविगेट करते हैं। अगर हम वेब पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है, हाइपरलिंक्स कहाँ होंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, और फिर इटरेशंस एंड प्रोटोटाइप। कुछ भी हो जाए, कोई भी डिज़ाइन फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा नहीं बनता। ह्यूमन मेड सिस्टम्स की सबसे बड़ी ख़राबी और सबसे बड़ी ब्यूटी दोनों एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो कभी बेहतरीन सिस्टम बना नहीं सकता है कोई भी ह्यूमन। जाहिर बात है, ये हमारा ईमान भी है और ये हमने अपनी एक्सपीरियंस में देखा भी है कि जो अल्लाह ताला का सिस्टम है वही सिर्फ ऐसा सिस्टम है जो कि फर्स्ट टाइम में बेहतर बनता है। सो ह्यूमन नेवर गेट इट राइट ऑन द फर्स्ट टाइम। सो हमें बार बार इटरेशंस में उसको इटरेटिव मेथड में यानी बार बार उसको बना के देखना होता है, चेक करना होता है और फिर हमने उसके जो फॉल्ट्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है। अब इंटरेक्शंस एंड इंटरवेंशंस क्या चीज़ हैं? डिज़ाइन इंटरेक्शंस नॉट जस्ट इंटरफेसेस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम इंटरफेसेस की बात नहीं कर रहे, इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। और ये भी नॉट जस्ट द इमीडिएट इंटरेक्शन, बस ये नहीं है कि क्लिक हो गया और ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल, स्टेपलर इन द ऑफिस, हर ऑफिस में स्टेपलर होता है। जब ये टेक्नोलॉजी आई तो इंटरेक्शन का स्टाइल चेंज हो गया। मैनुअल में ये होता था राइट प्रिंट स्टेपल, राइट प्रिंट स्टेपल, राइट प्रिंट स्टेपल। आप कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम में कोई भी फाइल वर्क होता था उसको आप लिखते थे, उसको प्रिंट लेते थे कंप्यूटर में और फिर आप स्टेपल करके रख देते थे। फिर आप देखते थे कि उसको चेक करते थे कि यार इसमें ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर उनको ठीक करते थे, फिर प्रिंट लेते थे और फिर स्टेपल कर देते थे। अब जब इलेक्ट्रिक सिस्टम आया मैनुअल से हट के तो स्टेपल वाला काम ख़त्म हो गया। राइट किया, प्रिंट किया, देखा अच्छा है, ठीक है,
और फिर राइट किया, फिर प्रिंट किया, फिर राइट किया, फिर प्रिंट किया। अब स्टेपल करने की ज़रूरत नहीं है। वो फाइल जब सेव हो गई तो वो स्टेपलर की जगह और उसकी जो फाइल कवर्स होते हैं उसकी जगह वो फाइल, जब आप सेव का बटन दबाते हैं और पेज उसमें ऐड करते रहते हैं तो वो पेज खुद ब खुद स्टेपल होते हैं उस फाइल सिस्टम में, और जब सेव का बटन दबाते हैं तो वो एक तरह से फाइल कवर में सेव हो जाती है। सो ये चेंज आ गया इंटरेक्शन का। इट्स नॉट अबाउट इंटरफेस ओनली। डिजाइनिंग इंटरवेंशन नॉट जस्ट आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या हैं कि भाई आप जब भी कोई फाइल सिस्टम बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि विंडोज़ में जा रहे हैं, फिर आप वर्ड को खोल रहे हैं, वर्ड के अंदर जो है फिर आप उसको फाइल को जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको टाइप कर रहे हैं। वो ये सारे उसके आर्टिफैक्ट्स हैं कि भाई आपने सिस्टम ऑन करना है, उसमें विंडोज़ जब आ जाएं तो वर्ड्स के आइकॉन को क्लिक करना है। हम जो काम कर रहे हैं या जो चीज़ें उसमें हो रही हैं वो उसके आर्टिफैक्ट्स हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि नॉट जस्ट द सिस्टम, इट्स ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन, मैनुअल्स, ट्यूटोरियल्स। सो जो भी हम डिज़ाइन करेंगे चीज़ें उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे कि ये डिज़ाइनिंग कैसे हुए हैं, फिर उसके मैनुअल्स भी बनाएंगे कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है। और सिर्फ मैनुअल्स बना के छोड़ नहीं देना, ट्यूटोरियल्स भी देने, लोगों को सिखाना भी है कि भाई इस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। सो व्हाट वी से एंड डू एज वेल एज व्हाट वी मेक। सो इट्स ऑल्सो, हमने तो एक तो डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, इंटरवेंशंस आपने बना ली, लेकिन फिर हमने जब मैनुअल बनाए तो व्हाट वी से, हमने ये दिखा भी दिया कि भाई ये करो। फिर जब हम ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो हम चला के उनको दिखा रहे हैं। सो व्हाट वी डू एज वेल। अब व्हाट इज अ डिजाइन? अचीविंग गोल्स विद इन कंस्ट्रेंट्स। आपके किसी भी डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि जो काम आपको दिया हुआ है वो काम करें, और जिस टाइम लिमिट, जिस कॉस्ट, जिस उसके ऊपर जो जो कंस्ट्रेंट लगा दी गई हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए, इस तरीके का बनाना चाहिए, उस कंस्ट्रेंट के ऊपर, उस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए आपने जब भी अपना गोल बना लिया, आपने अपनी डिज़ाइन जो भी चीज़ बना ली वो उसका डिज़ाइन हो जाएगा। गोल्स क्या हैं? पर्पस। हु इज इट फॉर, वाई डू दे वांट इट। अब गोल्स में सिर्फ गोल्स नहीं है कि हमें ये डिजाइन करके दे देना है, ये हमारा गोल नहीं होगा, इसका पर्पस भी लेके चलना है कि भाई क्या हम बना रहे हैं, फिर उससे बढ़कर ये है कि किसके लिए बना रहे हैं। अब अगर हम ये क्लियर नहीं करेंगे कि किसके लिए बना रहे हैं और ये ज़हन में नहीं रखेंगे तो हमारा हो सकता है कि हमारा डिजाइन उतना अच्छा इंटरेक्शन ना कर सके उस ह्यूमन के साथ जिसके लिए हमने ये बनाया है। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? जैसे बात की थी, मटेरियल्स है, प्लेटफॉर्म्स हैं, टाइम है, कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी कंस्ट्रेंट हो जाएंगी कि भाई इस चीज़ से बनाना है, इस प्लेटफॉर्म विंडोज़ में बनाना है कि लिनक्स में बनाना है, फिर इतनी कॉस्ट में बनाना है, इतने टाइम में बनाना है। सो दीज आर ऑल कंस्ट्रेंट्स। और फिर हम क्या करते हैं कि इन कंस्ट्रेंट्स, गोल्स को के दरमियान फिर हम ट्रेड ऑफ करते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स की हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, सो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। कहीं जो है डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं ड्यू टू दीज कंस्ट्रेंट एंड समटाइम्स ड्यू टू द पर्पस। सो गोल में हमें ये करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिजाइन वी आर इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस। उसका हमें क्लियर कट रीजन पता होना चाहिए कि ये क्यों हम बना रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। फिर क्यों में हु इज इट फॉर, किसके लिए कर रहे हैं, एंड वो क्यों इसको चाह रहे हैं, व्हाई डू दे वांट इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डिजाइनिंग अ वायरलेस पर्सनल मूवी प्लेयर, we may think about young affluent users wanting to watch the latest movies whilst on the move and download free copies and perhaps wanting to share the experience with a few friends। अब अगर हम एक वायरलेस किस्म का मूवी प्लेयर बना रहे हैं जिसमें ना उसको वायर लगाना है इलेक्ट्रिक का, ना उसको वायर लगाना है नेट की कनेक्शंस का, बस उसके पास हाथ में हो और वो उसको यूज़ करता रहे, जैसा कि आजकल स्मार्टफोन्स में आ गया है,
तो अब वो हम जब ये बन रहा था, डिज़ाइन का सोचा जा रहा था, तो अब हम ये देख रहे थे कि एक तो ज़्यादातर इसके यंग यूज़र्स होंगे, फिर वो लेटेस्ट मूवीज़ वॉच करना चाहते हैं तो उनको नेट की कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, फिर उनको ऐसे एक्सेस चाहिए जहाँ से वो ये फ्री कॉपीज़ डाउनलोड कर लें, फिर उसका स्क्रीन इतना क्लियर होना चाहिए, साउंड उसमें सिर्फ हेडफोन या ईयरफोन से काम नहीं चलना चाहिए, छोटा सा स्पीकर उसके अंदर भी होना चाहिए ताकि वो शेयर भी कर सकें। फिर उसकी साउंड, उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो अगर किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं तो सबको नज़र आ रहा है और या सब उससे तंग हो रहे हैं। सो दीज आर द डिज़ाइन इश्यूज जिनको हम थोड़ा सा गोल को अपने उसमें देखेंगे। कंस्ट्रेंट क्या आ गई गोल्स में ही मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स भी बता दी। व्हाट मटेरियल मस्ट वी यूज, व्हाट स्टैंडर्ड्स मस्ट वी अडॉप्ट, कि हम वीडियो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करेंगे। स्टैंडर्ड हमारे पास फाइल्स के भी हो सकेंगे, AVI फाइल को करें, MOV को करें, FLV को करें, सो MP4 MP2 जो भी हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। फिर विंडोज़ बेस्ड बनाना है कि नॉन विंडोज़ बेस्ड बनाना है, सो ऑन सो फोर्थ। फिर हाउ मच कैन इट कॉस्ट, इसको बनाते वक्त कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। फिर हमें ये भी देखना होता है बाज़ दफ़ा कि क्या हमने इसको फ्री डाउनलोड पे देना है, वो लोग उसको फ्री यूज़ करेंगे या वो हमें कुछ इसकी पे बैक भी करेंगे। फिर हाउ मच टाइम डू वी हैव टू डेवलप इट, अब अगर हम ये काम कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बात की थी कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, तो हमें अपनी टाइम कंस्ट्रेंट भी इसमें डालनी है। आर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, अब अगर हेल्थ है तो हमें हेल्थ का देखना है कि क्या ये हेल्दी है या नहीं है, उसके लिए सेफ्टी वो कहीं उसके लिए डेंजरस तो नहीं हो रही जो चीज़ हम उसके लिए बनाना चाह रहे हैं। इन द केस ऑफ पर्सनल मूवी प्लेयर डज इट हैव टू विथस्टैंड रेन, अब अगर पर्सनल मूवी प्लेयर बना रहे हैं और जो वायरलेस भी है वो कहीं भी लेके घूम फिर सकता है, तो क्या बारिश में खड़ा होकर वो उसको देख भी सकता है कि नहीं देख सकता। अगर बारिश के लिए यूज़ के लिए होना है तो उसमें वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सो मस्ट वी यूज एग्जिस्टिंग वीडियो स्टैंडर्ड्स टू डाउनलोड मूवीज। अब हमने बात की कि स्टैंडर्ड्स जो वीडियो का स्टैंडर्ड्स हैं वो भी देखना है। ऊपर जो स्टैंडर्ड्स थे वो हमें फिजिकल सिस्टम के भी हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्योंकि मूवी प्लेयर की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, तो क्या वीडियो स्टैंडर्ड्स को हमने जो अवेलेबल हैं उनको सबको रखना है या नहीं। और डू वी नीड टू बिल्ड इन कॉपीराइट प्रोटेक्शन, अब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं तो क्या यह कॉपीराइटेड होगा, यानी ये ऑन कॉस्ट होगा या फ्री होगा, ओपनवेयर में होगा ताकि कोई भी इसमें चेंजेस भी कर सके, या प्रोटेक्टेड होगा कि नहीं इसमें जो हम बनाएंगे हम ही चेंज करेंगे, हम ही इसको ठीक करेंगे। ट्रेड ऑफ क्या है, अब इतनी सारी गोल हम मूवी प्लेयर बना रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स हमने इतनी सारी बता दी, तो हमने चूजिंग विच गोल और कंस्ट्रेंट कैन बी रिलैक्स सो दैट अदर्स कैन बी मेट। अब ट्रेड ऑफ ये है कि गोल्स या कंस्ट्रेंट में से हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हम किस चीज़ को रिलैक्स कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं ताकि हम अपनी काम को, डिज़ाइन को अचीव कर सकते हैं। For example, we might find that an eye-mounted video display a bit like those used in virtual reality will give the most stable image whilst walking along. अब अगर हम ये देखें कि अगर हमने ऐसा वीडियो प्लेयर बनाना है तो अगर उसको हेड माउंटेड डिस्प्ले यूनिट उसका बना दें तो वो बेहतरीन, उसमें उसके साथ ही हेड से ही निकल के हेडफोन्स भी आ रहे हों, ईयरफोन्स भी आ रहे हों, वो उसको लगा ले और वो देखता हुआ सुकून से देखेगा, बहुत ही कंसंट्रेशन से देखेगा, बहुत अच्छी आप उसमें इमेज भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट हाउएवर दिस वुड नॉट अलाउ यू टू शो फ्रेंड्स। सबसे पहले अब ये होगा कि वो ये फ्रेंड्स के साथ एक साथ शेयर नहीं कर सकता, अपना हेड माउंट उतार के उसको देगा तो वो यूज़ कर सकता है। और डेफिनेटली इट विल बी डेंजरस इफ यू आर वॉचिंग अटेंशन ग्रैबिंग पार्ट ऑफ द मूवी एज यू क्रॉस द रोड। सो अगर आप
क्रॉसिंग कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और आप वो देखते हुए जा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली रोड को नहीं देखेंगे, लोगों को नहीं देखेंगे। सो ये डेंजरस हो जाएगा हर सूरत में। अब इस तरह का जो सिस्टम है, फिर आपको ये लगाना होगा कि यू कैन नॉट गो आउट एंड सी। जब भी आउट में भी जाके जहां पे आपको सेफ होगा, बैठ के सुकून से या उस जगह पे खड़े रह के देखें। वॉक करते हुए तो डेफिनेटली ना देखें। सो ट्रेड ऑफ है, या तो आप ये इंस्ट्रक्शंस के साथ ये चीज बना दें विच इज वेरी गुड, या फिर आप ये चीज ना बनाएं, कुछ और चीज बनाएं ताकि वो चलते फिरते भी उसको देख सके। सो गोल्डन रूल ऑफ डिजाइन क्या है? पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी नीड is about the circumstances and context of the particular design problem. सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या circumstances हैं, क्या context है, किस कल्चर के लिए बना रहे हैं, किस हवाले से बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। We will return to this later in the chapter, हम इस पे बाद में भी आ जाएंगे। However, there are also more generic concepts to understand. इससे ज़्यादा generic concept, इससे ज़्यादा जो हमारे पास general purpose concept हैं, हम उनको पहले देखेंगे। The design we produced may be different, but often the raw materials are the same. अब जो हम डिज़ाइंस बना रहे होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, रॉ मटेरियल सेम है। जैसे कि अगर हम कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है? कंप्यूटर है सबसे पहले, फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है। फिर हम अगर उस कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, वो भी एक रॉ मटेरियल है कि हम सी में कर रहे हैं, C++ में कर रहे हैं, जावा में कर रहे हैं, PHP में कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स। लेकिन हर डिज़ाइन डिफरेंट होगा। मूवी प्लेयर बन रहा है तो वो कुछ और है, और अगर हम कोई हेल्थ की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो कुछ और है, फाइनेंशियल एप्लीकेशन का सिस्टम बना रहे हैं तो कुछ और है। दिस लीड अस टू द गोल्डन रूल ऑफ डिज़ाइन, अंडरस्टैंड योर मटेरियल्स। सो गोल्डन रूल ऑफ डिज़ाइन क्या चीज़ है? अंडरस्टैंड योर मटेरियल्स। आप अपने मटेरियल को सबसे पहले समझें कि आपके पास मटेरियल्स क्या हैं। जब तक आप वो नहीं समझेंगे आप कोई भी चीज डिजाइन नहीं कर सकेंगे। अब फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन अंडरस्टैंड योर मटेरियल्स में क्या चीज आ सकती है? जैसे बात की थी अंडरस्टैंड योर कंप्यूटर्स, लिमिटेशन, कैपेबिलिटीज, टूल्स, प्लेटफॉर्म, इस पे हमने बात कर ली। अब उससे आगे क्या बात है? अंडरस्टैंड पीपल, किन के लिए ये हम सिस्टम बना रहे हैं, उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, किस सोसाइटी के लिए बना रहे हैं। और फिर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ह्यूमन एरर को हम जहन में रखें। एंड देयर इंटरेक्शन, ह्यूमन ने एरर करनी है और वहाँ पे इंटरेक्शन को रखना ही रखना है। डिपेंड कर जाता है कि अगर आपने ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ह्यूमन उसमें गड़बड़ नहीं करेगा और वो सही यूज़ करेगा। सो आप बिलीव यू मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपने नहीं सोची होती, ह्यूमन सबसे पहले उसी चीज़ को टच करता है एंड देन योर सिस्टम गो बूम, ख़त्म, आपका सिस्टम नहीं चलता। और वो कहता है यार ये तो पहली दफ़ा में ही उड़ गया। टू आवर इज ह्यूमन। अब इंसान को अल्लाह ताला ने खता का पुतला बनाया है, उससे गलती होनी है, उससे गलती होनी है। सो ये चीज़ आपके डिज़ाइन में जहन में हर वक्त रहनी चाहिए। एक्सीडेंट रिपोर्ट्स अगर हम देखें, एयर क्रैश, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में मिस्टेक्स, फिर क्या होता है कि इंक्वायरी, ब्लेम्स, ये सब कुछ चलता रहता है। और ह्यूमन एरर का हर जगह, चाहे वो एयर क्रैश हो, कोई इंडस्ट्री का एक्सीडेंट हो, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर ने गड़बड़ कर दी हो, इवेंचुअली ये ह्यूमन एरर पे आके बात ख़त्म होती है कि जी गलती की है। बट अगर हम गौर करें तो जैसे जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो कंक्रीट लिंटल ब्रेक्स बिकॉज टू मच वेट। अब जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बीम डाल देते हैं। जब भी कोई बहुत बढ़िया हॉल बन रहा होता है तो बीच में एक बीम आ जाती है, पिलर्स आ जाते हैं। ये इसीलिए आते हैं कि आपका वो जो ओवरऑल वेट है वो बैलेंस हो जाए।
बहुत बड़ी छत ना बन जाए जिसमें कहीं बीम ना हो और उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बीम डाल दी जाती है। अब लेकिन बीम वाली बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं। हम क्या कहते हैं कि जी ब्लेम लिंटल एरर, कि भाई वो बीम की खराबी है। नो, इट्स अ डिज़ाइन एरर। हमें पता है कि कंक्रीट का एक लेवल है, उसका स्ट्रेस टेस्ट होता है कि इस कंक्रीट का हम कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, इस हाइट, इस लेंथ, इस वेट तक की जो कंक्रीट है वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। अब उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर उस कंक्रीट पे डाला जाएगा तो वो ब्रेक होगी ही होगी। अब अगर कोई उसने कंक्रीट का एक ख़ास मटेरियल यूज़ कर लिया और उसके बाद उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया है 2 स्टोरी के लिए, लेकिन उस पर 4 स्टोरी की बिल्डिंग बना दी है, तो ये लिंटल एरर नहीं है, ये डिज़ाइन एरर है। जब 2 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई गई थी तो उस पर तीसरी और चौथी स्टोरी नहीं बननी चाहिए थी। सो इट्स नॉट अ लिंटल एरर, डिज़ाइन एरर है, ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर इज नॉर्मल, वी नो हाउ यूजर्स बिहेव अंडर स्ट्रेस। अब हमें भी पता है कि बाज़ दफ़ा स्ट्रेस में मूड ठीक नहीं है अगर टीचर का, तो आपको भी पता है कि इस वक्त जो है ना मार्क्स की असाइनमेंट की बात ना करें, गलत हो जाएगा। सो डिज़ाइन फॉर इट। सो हमें जो डिज़ाइन बनाना है वो ह्यूमन अंडर प्रेशर बिहेवियर को सोच के बनाना है। ट्रीट द यूज़र एट लीस्ट एज वेल एज फिजिकल मटीरियल्स। सो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में जो मेजर चीज़ हमारी आई है वो ये है कि यूज़र को भी फिजिकल मटेरियल की तरह से आप ट्रीट करें, वरना आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, इंटरेक्शन जो है वो अच्छी नहीं होगी उस डिज़ाइन के साथ ह्यूमन की। सो सेंट्रल मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं, द यूज़र, आपको यूजर को सामने रखना है, रखना है, रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में नाम भी हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन दिया है, कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं दिया। ह्यूमन इज इंपॉर्टेंट, द यूजर इज इंपॉर्टेंट। सो यूजर यूजर यूजर, ये आपका फोकस होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिजाइन में अगर हम चले जाते हैं, often HCI professional complains that they are called in too late। जो पहले सिस्टम होता था वो ये होता था कि a system has been designed and built and only when it proves unusable do they think to ask how to do it right। जब वो बना लेते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि यार ये तो यूज़ ही नहीं हो रहा। फिर जो कंपनी है, जो यूज़र है, वो सोचता है कि यार अब प्रोफेशनल को बुला के इसमें देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, यूज़ क्यों नहीं कर रहा। सो वहाँ पे आपको होता है कि इन अदर कंपनीज यूजेबिलिटी इज सीन एज इक्विवेलेंट टू टेस्टिंग कॉल्ड चेकिंग। और बाकी जगहों पे जो है वो कंपनी ये कहती है कि आपने यूजेबिलिटी को जो है बस जब टेस्ट कर रहे होंगे तभी यूजिबिलिटी देख लेंगे, यानी चेक कर लेंगे उस वक्त क्या कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी HCI प्रोफेशनल की कंप्लेन है कि जब डिज़ाइन प्रोसेस बन रहा होता है, जब सोच रहे होते हैं, जब थिंकिंग का प्रोसेस होता है, और उनसे उसी वक्त कंसल्ट कर लेना चाहिए, ना कि चीज़ें बना के और कहें कि अब इसको ठीक कर दो। सो अगर हम प्रोसेस की तरफ जाएं डिज़ाइन के, तो व्हाट इज़ वांटेड, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड डिप्लॉय, और एनालिसिस और डिज़ाइन के दरमियान प्रोटोटाइप है। व्हाट इज़ वांटेड में क्या होगा, इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी, व्हाट इज़ देयर वर्सेस व्हाट इज़ वांटेड। अब हम इंटरव्यूज़ करते हैं कि भाई यूज़र जो HCI का है वो जाके देखता है, पूछता है, बात करता है यूज़र से कि भाई आपको क्या चाहिए है, क्या आपके पास मौजूद है, क्या चाहिए है। और इंटरव्यूज़ में फिर उस जो सोशल एस्पेक्ट है वो आ जाता है कि किस कल्चर में चाहिए। तो एथनो मीन्स पीपल, ग्राफी मीन्स स्टडी। तो उस तरह के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इनकी डिमांड क्या है और इनको क्या चीज़ अपील करेगी। सो ये उसमें आ जाता है। एनालिसिस में आ जाता है सिनेरियो टास्क एनालिसिस, कि आप ये देखते हैं कि सिनेरियो बिल्ड करते हैं, टास्क देते हैं कि इन सिनेरियो में ये टास्क कैसे होगा। फिर जो
डिज़ाइन में वो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स बना लेते हैं कि भाई बेस्ड ऑन योर इंटरव्यूज़ एंड योर एनालिसिस आप अपना प्रिंसिपल सेट कर लेते हैं कि भाई इन इस चीज़ों से हम इसको लेके चलेंगे, और फिर यहीं पे आप जो है अपने प्रोटोटाइप्स, डिज़ाइन के बाद प्रोटोटाइप बना लेते हैं कि आपने एक छोटा सा सिस्टम बना लिया। अब आप इसकी डायलॉग नोटेशंस भी एनालिसिस और डिज़ाइन में डाल देते हैं, और फिर अपनी इवैल्यूएशन की आप अपने ह्यूरिस्टिक अपने स्टेप सेट कर लेते हैं कि भाई अगर इसका ये इनिशियल पार्ट पे ले गया तो ये ठीक है, इस पार्ट से आगे निकल गया तो ये ठीक है। और फिर इस तरीके से आपको अगर लगता है कि नहीं इधर फॉल्ट है तो फिर आप एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग प्रोसेस से गुजरते रहते हैं, और यूं ये प्रोसेस बार बार चलता है। जब आप यहाँ से प्रोटोटाइप से एक दफ़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आप इस जगह पे प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन की बेस पर अपना पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, कंप्लीट सिस्टम डेवलप करते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट एंड डिप्लॉय करते हैं, और फिर उसके आर्किटेक्चर्स की डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चर पे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, मैनुअल्स बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं। सो सारा हेल्प प्रोसेस उसका आपका शुरू हो जाता है। सो ये पूरा एक साइकिल है जो हमारा प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन में चलता है। स्टेप्स क्या हैं? अब जब हम इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक्चुअली रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, जो आप डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, सो आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं और व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ वांटेड, सो आप उसको देख रहे होते हैं। और लेकिन HCI में रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ साथ आप ये भी देख रहे होते हैं कि एथनिसिटी क्या है, आप किस कल्चर में, किस सोशल एस्पेक्ट में आप बना रहे हैं, सो उसको भी करते हैं। फिर एनालिसिस क्या है कि आप जो आपने इंटरव्यूज़ जमा किए हैं, जो कुछ आपके पास मटेरियल आया हुआ है, उसको आप ऑर्डर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करें। फिर डिज़ाइन में आप क्या करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डिसाइड, फिर आप ये करते हैं। फिर इटरेशन एंड प्रोटोटाइपिंग ये है, गेटिंग इट राइट एंड फाइंडिंग व्हाट इज़ रियली नीडेड। सो आप बार बार एक छोटा सा उसका सिस्टम बना लेते हैं, नॉट द कंप्लीट सिस्टम, उसको आप टेस्ट करते रहते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। जब वो ठीक हो जाएगा तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा सिस्टम भी ठीक होगा। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट आती है, मेकिंग इट एंड गेटिंग इट आउट देयर। सो बना दिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि वो यूज़ हो जाए। रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट इज़ वांटेड, द फर्स्ट स्टेज इज एस्टैब्लिशिंग व्हाट exactly is needed, and as a precursor to this it is usually necessary to find out what is currently happening। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हो रहा है, और इस जब आप ये सोचने जा रहे हैं कि क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, उससे पहले ये देखें कि हो क्या रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी करंट ये सिचुएशन है। अब जब आप जो चीज़ डिज़ाइन करेंगे इवेंचुअली अपने लिए, वो उससे तो डेफिनेटली बेहतर होना चाहिए। सो अगर हम वही वीडियो प्लेयर की एग्जांपल ले लें तो हम कहेंगे कि आप ये देखना होगा कि लोग किस तरह की या कैसे मूवी को देख रहे हैं इस वक्त, फिर और कौन कौन सी अप्लायंसेस, कौन कौन सी गैजेटरीज हैं जिनके ज़रिए वो यूज़ करके फिल्म को देख रहे हैं। तो ये आपको अभी रिक्वायरमेंट में देखना होगा। फिर देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक यूज फॉर दिस इन HCI। अब इसको करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं HCI में। सबसे पहले तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं लोगों को जाके कि भाई किया आपने, फिर अब इंटरव्यू करेंगे तो हो सकता है बाद में आपको याद ना आ रहा है, तो आप उनको वीडियो टेप कर, उस इंटरव्यू को आप वीडियो टेप भी कर सकते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद रहे। फिर आप इंटरनेट में देख सकते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, लोगों ने ऐसे क्या मूवी किस तरह से देखी है, क्या किया है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने अगर वो आप कोई फाइल सिस्टम, कोई ऑफिस सिस्टम बनाना जा रहे हैं तो आप उस ऑफिस की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि अच्छा इनके पास क्या क्या इनपुट हैं, क्या आउटपुट हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स बन रही हैं। सो फिर ये किस गैजेटरी को यूज़ करें, कौन से सिस्टम को यूज़ करें जिससे बना रहे हैं, और इसके अलावा ऑब्जर्विंग दैट डायरेक्टली एज वेल। तो आप उनको देख के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई कैसे ये काम कर रहे हैं।
अगर इसकी ऑब्जर्विंग देम डायरेक्टली की मिसाल दें तो जो एक्टर्स होते हैं जब उनको कोई चीज़ परफॉर्म करनी होती है, किसी एक्टर को अगर किसी फ़कीर का रोल करना है तो वो फ़कीर से जाके बात भी करेगा, उसको वीडियो टेप भी करेगा, फिर और डॉक्यूमेंट भी कुछ पढ़ने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है, जो उसका अपना लिखा हुआ है स्क्रिप्ट उसको भी पढ़ेगा। लेकिन वो अच्छा अगर एक्टर है तो वो ऑब्जर्व करेगा, सड़क पे जाके देखेगा कि फ़कीर कर क्या रहा है, किसी मज़ार पे किसी मस्जिद के बाहर जाके उसको ऑब्जर्व करेगा कि फ़कीर मुख्तलिफ़ फ़कीरों को कि वो कैसे कर रहे हैं। सो फिर उसका काम जब वो बनाए ड्रामे में एक्टिंग करेगा तो उसकी एक्टिंग जो है वो आपको टच करेगी। एनालिसिस, अब ये सारी चीज़ें जब आपके पास इसके अलावा मुख्तलिफ एस्पेक्ट से जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली तो फिर आप एनालिसिस पे आ गए। द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू नीड टू बी ऑर्डर्ड इन सम वे टू ब्रिंग आउट की इशूज एंड कम्युनिकेट विद लेटर स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन। सो अब जब इतना सारा मटेरियल आपके पास आ गया तो अब आप उसमें से सारे मटेरियल को लेके नहीं चलेंगे, उसमें से आप की पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, की पॉइंट्स को आप अपने पास रख लेंगे और उसके बाद आप वो बार बार डिज़ाइन में उन की पॉइंट्स का रेफरेंस से देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सो ये आपका एक एनालिसिस होगा। अगर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम कोई डेवलप करना चाह रहे हैं तो हमें की पॉइंट्स देखने होंगे कि लेट्स सपोज एचआर का सिस्टम बना रहे हैं तो एचआर वाले कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उनके सिस्टम में चीज़ें सेव हो रही हैं, फाइल सिस्टम अगर मैनुअल अभी भी काम है तो मैं फाइल सिस्टम कैसे मेंटेन हो रहा है, वो उसको रिट्रीव कैसे करने जा रहे हैं, फिर जब सीनियर्स रिपोर्ट मांगते हैं तो वो रिपोर्ट उससे कैसे बना रहे हैं। सो ये उस सारी चीज़ों को जब आपने ऑब्जर्व कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, सब कुछ कर लिया तो आपने अपने की पॉइंट्स उसमें से बनाए रखे और फिर उनको की पॉइंट्स को लेके आगे चले। डिज़ाइन, अब जब वो सारी चीज़ें आ गई, वी नीड टू रिकॉर्ड आवर डिज़ाइन चॉइसेस इन सम वे एंड देयर आर वेरियस नोटेशंस एंड मेथड्स टू डू दिस इंक्लूडिंग दोज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। सो हमने जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जिस तरह से रिकॉर्ड किया है इसी तरह से हम अपनी डिज़ाइन चॉइसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि भाई हम इस डिज़ाइन पे क्यों जा रहे हैं। जब भी हमें उसकी जस्टिफिकेशन मांगे कि वाई दिस वन, सो आपके पास वो भी नोटेड होना चाहिए, नोटेशंस बनी हो, ग्राफ्स बने हुए हों, अगर आपने डायग्राम बनानी है तो फ्लो डायग्राम्स वगैरह हों, यूज़र डायग्राम हो। सो आपकी वो सारी चीज़ें इसीलिए रखी गई हैं। इट्स अबाउट डिज़ाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। सो आप एक्चुअली अपने कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं और उस डिज़ाइन को आप कंसेप्चुअल डिज़ाइन कह रहे हैं। सो आपके पास यूज़ केस मटेरियल भी होता है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में जा रहे हैं आपके पास फ्लो डायग्राम भी होते हैं, तो फंक्शनल डायग्राम भी होते हैं, तो बहुत सारे आप इसीलिए रखते हैं कि आपके डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो। जब आप किसी और खुद अगर उसको यूटिलाइज करें या किसी और को दें तो वो उस कॉन्सेप्ट को समझ सके और आपको कोडर जो है उस पर कोडिंग करके दे सके या आप खुद कोडिंग कर लें। इटरेशन इन प्रोटोटाइपिंग हमने पहले भी बात की, अब जरा डिटेल में कर लेते हैं कि ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट डिज़ाइन राइट एट द फर्स्ट टाइम। मैंने अभी पहले भी मिसाल दी थी कि थोड़ा पानी अगर मैं मांगता हूँ किसी से, अगर वो मेरे हिसाब से कम ले आता है तो मैं कहता हूँ यार इतना थोड़ा थोड़ी क्या था, फिर वो जब उसको लेके आता है तो मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा भी नहीं कहा था। अब उस थोड़े को तो मुझे पता है ना कि मुझे थोड़ा कितना चाहिए, लेकिन वो जो ला रहा है उसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मेरा थोड़े का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो वो जो पहली दफ़ा लाएगा वो डेफिनेटली मुझे पसंद नहीं आएगा। सो इसी तरह हम जब कंप्यूटर इंटरेक्शन करते हैं तभी भी यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम उससे इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो अपनी बड़ी लिमिटेड चॉइसेस को दे के कहता है कि बस ये बना दें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन जब हम इटरेशन में प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जब हम उसके पास वो जो छोटा सिस्टम बना के लेके जाते हैं, कहते हैं नहीं यार इसमें तो ये मिसिंग है, आप इसमें ये भी ऐड करें। सो ये सिस्टम इसलिए बार बार हमें इवेल्युएट करने की ज़रूरत है और ये देखना होता है कि कितना अच्छा हमने जो बनाया है वो है, कितना इसको वो समझ में आ रहा है और हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले तो डिज़ाइन में हमें खुद ही अपने तौर पर भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाती है कि यार ये इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, और फिर हम यूज़र को भी दिखा के उसमें
चेंजेस कर सकते हैं। सो ये इटरेशन एंड प्रोटोटाइपिंग का फ़ायदा है कि हम इटरेटिव बार बार प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि कंप्लीट सिस्टम नहीं, उसका एक छोटा सा सिस्टम हमने बना लिया, उसको हम बार बार एक तरह से टेस्ट करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं और फिर ठीक कर रहे हैं और फिर रीडिज़ाइन कर रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं। सो इसको इटरेशन एंड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जब प्रोटोटाइप हमें नज़र आ जाता है कि सेट चल रहा है, अब हमारे पास काम आ गया है कि अब हम सबसे पहले अपना डिज़ाइन क्रिएट करें, कंप्लीट डिज़ाइन क्रिएट करें, कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन करें, और जब सिस्टम डिज़ाइन हो जाएगा तो फिर हम उसको डिप्लॉय करें, उसको यूज़ करें। This will involve writing code, perhaps making hardware, writing documentation, manuals, decide for tutorials, etc. etc. Presentations देनी है आपने अपने सिस्टम को, अगर आपने मोबाइल ऐप बनाई है तो अब आपको एडवर्टाइज भी करना है, गूगल ऐप पे भी डालना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये डिप्लॉयमेंट का काम हो जाता है। बट हाउ कैन आई डू इट ऑल, हम ये सारा कैसे कर सकते हैं? लिमिटेड टाइम होता है, ये डिज़ाइन का ट्रेड ऑफ होता है। अब हमारे पास ऑब्वियसली अनलिमिटेड टाइम नहीं है, तो हमें सबसे पहला जो है वो हमारा लिमिटेड टाइम का ट्रेड ऑफ आ जाता है। फिर यूजेबिलिटी आ जाती है, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड फिक्सिंग देम। अब आपके पास जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने सारा कुछ आपके पास मटेरियल आ गया, तो अब आप देख रहे हैं कि असल में उसको इंटरेक्शन में, अगर कोई ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है तो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम क्या हो रही है, या मैनुअल सिस्टम है तो उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर फिक्स उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। फिर ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि क्या क्या फिक्स करें, क्या हर चीज़ फिक्स कर दें, ये भी मुश्किल, अगेन ट्रेड ऑफ आ जाता है। हम कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को भी नहीं लेके चलते। ये अगेन ट्रेड ऑफ आ जाता है। अ परफेक्ट सिस्टम इज बैडली डिजाइन्ड, टू गुड, टू मच एफर्ट इन डिजाइन। जब भी कोई परफेक्ट सिस्टम बना होगा तो इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत एफर्ट लगा के वो सिस्टम बना है। तो इतनी एफर्ट की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है या नहीं है? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखें तो विंडोज़ की देखें, हर रोज़ सिक्योरिटी अपडेट्स आ रही होती हैं, रोज़ नहीं तो वीक में आ जाती हैं, और अगर आप एक महीने बात करें तो 100 के करीब जो है ना वो अपडेट्स पड़ी हुई होती हैं, और आपका सिस्टम सिर्फ अपडेशन पे ही लग जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी चीज़ें फिक्स नहीं की, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसकी फिक्सिंग कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा के अगर वो उसका एक कंप्लीट सिस्टम बना के भेजें तो भी उस सिस्टम में अगर बग आ गई तो उतनी टाइम को ज़ाया क्यों करें। ये होता है कि उन्होंने अपना टाइम फ्रेम रखा हुआ है कि नेक्स्ट विंडोज़ जो है 3 साल में आ जानी चाहिए। 3 साल 4 साल जो भी उन्होंने अपना टाइम रखा है, उस टाइम में वो डिज़ाइन करके बहुत सारे बग्स को ख़त्म करके ले आते हैं, लेकिन नए बग्स आ जाते हैं। लेकिन जब भी टू गुड सिस्टम होगा, टू मच एफर्ट इन डिज़ाइन लगी होगी, इंसान है उनको एफर्ट लगानी होगी। ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है कि वो कुन कहता है और फयकून हो जाता है काम। हमारे लिए मेहनत 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 काम करना है, एफर्ट करनी है, एफर्ट करनी है। फिर यूज़र फोकस, हमने कहा था कि हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो यूज़र है, यूज़र है, यूज़र है। हमने यूज़र की तमाम चीज़ों को लेके चलना है। नो योर यूज़र, पर्सोने और कल्चर प्रोब्स। आपको अपने यूज़र को देखना है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को देखना है। फिर कल्चरल में पर्सनल लाइक्स ऐसी हो सकती हैं जो उसका कल्चर उसको अलाउ ना कर रहा हो, वहाँ पे कल्चर को भी प्रोब करना है। नो योर यूज़र में क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले हु आर दे। सबसे पहले तो आपने देखना है वो हैं कौन। प्रोबेबली नॉट लाइक यू, मोस्ट प्रोबेबली आपकी तरह के नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, घर में भी देखें तो बाज़ दफ़ा भाई बहन ही अपनी तरह का नहीं होता। ये ज़हन में रखें कि नॉट लाइक यू। फिर यू हैव टू टॉक टू देम, आपको उनसे बात करनी है, उनको देखना है, और फिर अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है, सोचना है कि यार ये हो सकता है। बात करके देख के ही भी समझा नहीं जा सकता इंसान को।
सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं तभी भी नहीं समझ में आती, इसलिए वहाँ पे इमेजिनेशन यूज़ करनी होती है कि आपने जो कुछ देख लिया, जितना देख लिया, क्योंकि आपके पास सारी ज़िंदगी नहीं है, लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपने फिर अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके यूज़र को अंडरस्टैंड कर लेना होता है। पर्सोना क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एग्जाम्पल यूज़र, नॉट नेसेसरली अ रियल पर्सन। अब यूज़र जो है हर दफ़ा रियल पर्सन भी नहीं हो सकता, कि आप जो है रियल पर्सन को यूज़र नहीं समझ सकते। आप अगर आपने वेब ऐप बनाई है तो आप सारे यूज़र से जाके बात नहीं कर सकते, सारी दुनिया में ऐप डाउनलोड हो सकती है, तो फिर वो हर दुनिया के बंदे से तो आपकी बात नहीं हो सकती ना। तो यूज एज सरोगेट यूज़र। अब आप इमेजिनरी यूज़र बनाएंगे, अब आप सोचेंगे व्हाट वुड बैटी थिंक, कि उसने क्या सोचना है यार जब ये वो यूज़ करेंगे। फिर डिटेल्स इसमें मैटर करती हैं, और फिर आप उस इमेजिनरी यूज़र को जितने हद तक रियल हो सकता है वो लेते आएंगे। ज़ाहिर बात है उसमें कुछ क्वालिटीज़ आप अपनी भी डाल लेंगे, कुछ आपने जो ऑब्जर्वेशन दूसरों की हुई है कुछ वो डाल देंगे। सो आप उसको एज मच रियल एज पॉसिबल लेके आ रहे होते हैं। ये आप एक तरह से उसका पर्सोने क्रिएट कर रहे होते हैं। एक से अगर पर्सोना क्रिएट कर रहे होते हैं एक यूज़र का, और पर्सोने क्रिएट कर रहे होते हैं अगर आप एक से ज़्यादा यूज़र्स के बारे में उसमें डाल सकें। अब एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सोना इज बेटी इज़ 37 ईयर ओल्ड, 37 साल की है। शी हैज़ बीन वेयर हाउस मैनेजर फॉर 5 years एंड वर्क फॉर सिम्किंस ब्रदर्स इंजीनियरिंग फॉर 12 years। अब वो एक वेयर हाउस मैनेजर बन चुकी है और एक कंपनी है SBE, उसके लिए वो 12 साल से काम कर रही है। शी डिडंट गो टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में नहीं गई, बट हैज स्टडीड इन इवनिंग्स फॉर बिजनेस डिप्लोमा। उसने बिजनेस डिप्लोमा करने के लिए इवनिंग में पढ़ाई की है। शी हैज़ 2 children एज 15 and 7 एंड डज नॉट लाइक टू वर्क लेट। अब उसके क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं तो वो ये नहीं चाहती कि वो शाम के बाद या देर तक काम करे। शी डिड पार्ट ऑफ एन introductory in-house computer course some years ago, but it was interrupted when she was promoted and could not longer to afford take the time. अब उसने एक इंट्रोडक्टरी घर में बैठ के कंप्यूटर कोर्स पढ़ने की करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसको प्रमोट कर दिया गया, वेयर हाउस मैनेजर बना दिया गया, तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकी, और अब वेयर हाउस मैनेजर बनने के बाद उसके पास टाइम नहीं है। हर विजन इज़ परफेक्ट, वो ठीक देख सकती है, but her right hand movement is slightly restricted following an industrial accident 3 years ago. आंख तो उसकी ठीक है लेकिन उसका राइट हैंड काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको कोई एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले। She is enthusiastic about her work and is happy to delegate responsibility and take suggestion from her staff. अब क्योंकि वो मैनेजर बन गई है अपने काम के लिए, तो वो बहुत enthusiastic है, बहुत कीन है, बहुत उसकी ख्वाहिश है कि वो काम करे, लेकिन उसके साथ साथ उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मैनेजर सारे काम नहीं करेगा, वो मैनेजर को सुपरवाइजर्स को कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दे सकती है, और फिर वो अपनी स्टाफ की सजेशंस को भी सुनती है और उनको भी अपने अंदर चेंज लाने की या अपने सिस्टम्स में चेंज लाने की कोशिश करती है। So, however, she does feel threatened by the introduction of yet another new computer system, the third in her time at SBE. अब 12 सालों में तीसरी दफ़ा एक और नया कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है, हो सकता है वो मैनेजमेंट का सिस्टम हो। अब उसको ये लग रहा है कि यार ये मैनेजमेंट का सिस्टम अगर आ गया तो मेरा काम जो है ना ख़त्म हो जाएगी, मेरी जॉब एज अ मैनेजर ख़त्म हो जाएगी, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर लेगा। अब वो क्या करे, अब आपका जो सिस्टम है वो ये उसका फेयर है। अब इस फेयर की वजह से क्या होगा कि उसकी अगर आप इमेजिन करें कि आप उसके शूज़ में चले गए हैं, तो जो भी सिस्टम आएगा उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस सिस्टम को चलने ना दे। तो वहाँ पे आपको देखना होगा, उससे बात करनी होगी, उसके फेयर्स को समझना होगा, वरना आप जो सिस्टम देंगे वो सिस्टम यूज़ नहीं होगा। ये उसको समझाना होगा कि ये सिस्टम जो है वो उसकी असिस्टेंस के लिए है, उसकी अगर लेट सपोज के
मॉनिटरिंग हो रही है सारे स्टाफ की, वो वेयर हाउस मैनेजर है, सारे जो कैमराज लगे हुए हैं वो कैमरे को मैनेज करने का एक सिस्टम आ गया है और वो सिस्टम टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी दे रहा है। तो जो मैनेजर के काम थे वो तो सारे उसने कर दिए, सिस्टम ने कर दिए, तो मैनेजर तो ये सोचेगी कि उसका काम खत्म हो गया है। अब उसको ये बात बतानी होगी कि भाई ये आपको असिस्ट करने के लिए सिस्टम आया है, ये सारी रिपोर्ट आपको देख रहा है, आप इस रिपोर्ट को एनालाइज करें, देखें, खुद भी देखें, फिर उनसे पूछें कि उनसे क्या हुआ है। जो कैमरे की आंख ने देखा है, जो कंप्यूटर ने फीडबैक दी है वो अपनी जगह है, बट आप उनसे 1-to-1 होके देखें कि क्या चीज़ वो क्यों कर रहे थे ऐसा, और उनको गाइड भी कर सकते हैं। सो ये एक तरह से पर्सोना के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, इनको आपको ज़हन में रखना होगा। टॉक टू यूज़र, इट इज़ हार्ड टू गेट योरसेल्फ इनसाइड समवन एल्स हेड, सो द बेस्ट थिंग इज़ यूजुअली टू आस्क देम। ये तो हमने एक डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, तो हम खामखा गलत समझ रहे हैं। सो हर दफ़ा किसी के सर में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके दिमाग में घुसने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सोचों को, और हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के भी ख्यालात को कोई जान नहीं सकता। तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है? टू आस्क देम, बात करें उनसे। दिस कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब ये किसी तरीके से भी, मुख्तलिफ तरीक़ों से भी हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, सबसे पहले आप इंटरव्यूज़ का एक प्लान लेके चले जाएं कि आप ये सवाल करेंगे, उस सवाल को लिखेंगे, जवाब उसके सारे नोट करेंगे, और इस तरीके से उसकी जॉब और उसकी लाइफ के बारे में सारी इनपुट लेके आएंगे, और फिर आप काम उसके मुताबिक सिस्टम उसको गाइड करेंगे या उसके सिस्टम को बनाएंगे। या आप कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं है कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुमने कितने अरसे से काम किया। अब ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जिसमें आपके पास, और अब ये जो सिस्टम आया इसको रेट करो 1 से 5 तक, ये सारे स्ट्रक्चर्ड है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं? ओपन एंडेड डिस्कशन, जाके उससे बातचीत शुरू कर दी और इंटरव्यू कर लिया। अब इसका कोई लॉजिक नहीं होगी, सवाल कहीं से कहीं, जवाब कहीं से कहीं आते रहेंगे, और उसको भी आप नोट कर सकते हैं, उसके भी फायदे होते हैं। फिर तीसरा तरीका ये है कि ब्रिंगिंग पोटेंशियल यूज़र फुल्ली इनटू द डिज़ाइन प्रोसेस। सबसे अच्छा सिस्टम भी बाज़ जगहों पे ये समझा जाता है कि आप अब वेयर हाउस मैनेजमेंट का एक सिस्टम बना रहे हैं, वेयर हाउस मैनेजर को इन्वॉल्व कर लेंगे, यार तुम्हें क्या क्या असिस्टेंस चाहिए, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें जो तुम्हारी असिस्टेंस तुम्हें असिस्ट कर सके प्रॉपरली, तो तुम अपनी चीज़ें बताओ। तो वो एक तरह से वो जो जितना भी डिज़ाइन प्रोसेस होगा उसकी ओनरशिप उस बंदे की आ जाएगी, उस पर्सोना की आ जाएगी। People may also be able to tell you about how things really happen, not just how the organization say they should happen. अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से बात करें कि वो तो बताएंगे यूं 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 इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन जब आप जाके लोगों से बात करेंगे तो वो आपको एक्चुअल बताएंगे कि भाई ये ऐसा तो वो कह रहे हैं हो रहा है, लेकिन हम इसको एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं, या हम सिस्टम में ऐसा चीज़ें देख रहे हैं, ये इस तरीके से हो रही हैं। तो आपको एक्चुअल वर्किंग भी नज़र आ जाएगी, और आपको जाके सबसे पहले ये इनकरेज करना होगा लोगों को कि वो आपको ये सब बातें बताएं। दिस विल एक्चुअली अलाउ यू टू विन देयर ट्रस्ट। ये आपको उनकी ट्रस्ट, उनकी वो आप पर एतबार करेंगे और वो आपको बताएंगे, ये उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। सिंस ऑफन द एक्चुअल प्रैक्टिसेस रन काउंटर टू द कॉर्पोरेट पॉलिसी। अब होता अनफॉर्चुनेटली ये है कि कॉर्पोरेट ने तो एक पॉलिसी दे दी है, लेकिन जो काम हो रहा होता है वो दूसरे तरीके से हो रहा था। तो जैसे सिस्टम बनेंगे वो अगर उस काम के मुताबिक बनते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट पॉलिसी या तो उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे या कॉर्पोरेट पॉलिसी को भी अपडेट कर रहे होंगे, तो ये सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो सकेगा। कल्चरल प्रोब्स क्या है कि आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी होगी उस कल्चर के मुताबिक, समटाइम्स हार्ड। अब अगर आप घर पे हैं और आपको साइकियाट्रिक पेशेंट्स को जाके देखना है, तो आपको साइकियाट्रिक वार्ड में जाके देखना होगा कि इनको जब इनको दौरा पड़ता है तो क्या कर रहे हैं, दवाएं कैसे देते हैं, जब ये वायलेंट हो जाते हैं तो उनका क्या किया जाता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आप कोई साइकियाट्रिक कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं तो उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एट टाइम्स बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोब पैक्स करें, कि आप एक पैकेज बना लें,
उस पैकेज में आप देखें कि भाई आपने ये कर लिया कि आपने कैमरे लगा दिए हैं वहाँ पे, और कैमरे की मदद से आपने देख लिया, आपके पास वीडियो जमा हो गई, और आपने उसमें ऑडियो वीडियो से उसको फॉरवर्ड करके, अगर आपने सिर्फ फिजिकल मूवमेंट्स को देखना है तो आपने फॉरवर्ड करके देख लिया, अगर आपने ऑडियो भी सुननी है कि वो क्या कह रहा है तो वो भी आप कर लें। सो आप एक तरह से आप अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि आपको पैक में चीज़ें मिल जाएं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हो भी रही हो वहाँ पे भी आप ये चाहेंगे कि एक पैक में चीज़ आपको मिल जाए। Given to people to open in their own environment, they record what is meaningful to them. आपने ये सारी चीज़ें उनको दे दी, वो खुद ही उसको खोलें। आपने उनको फॉर्म्स दे दिए, अगर आपने इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने इंटरव्यू फॉर्म्स भी उनको दे दिए, या आपने उनको एक कहा कि जो आपका दिल चाह रहा है वो खुल के ओपन एंडेडली आप सारा कुछ लिख दें, नॉट इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड भी लिख दें, जो कुछ कहना है वो खुल के कह दें। सो ये आपका प्रो पैक बन जाएगा। यूज टू इन्फॉर्म इंटरव्यूज प्रॉम्प्ट आइडियाज इन कल्चर डिजाइनर। अब ये जो है कल्चर प्रोब से हमें इंटरव्यूज को अपनी शेप करने में भी आसानी हो जाती है, आइडियाज भी प्रॉम्प्ट हो जाते हैं कि अच्छा यार अब ये करना चाहिए, अगली दफ़ा जब इंटरव्यू करें तो ये चीज़ें और ऐड कर लें, और इसी तरह से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कल्चर को समझने के जो है उसमें मदद देता है डिज़ाइनर्स को। अब हमने बात की थी कि यूज़ योर इमेजिनेशन एज वेल। सब कुछ आने के बावजूद भी आपको एक कंस्ट्रेंट होती है कि कितने कोई यूजर्स आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सारे यूजर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो ये कोई अच्छी डिजाइन एक्सरसाइज नहीं है टू गैदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल। सो और ये कॉस्टली भी हो सकती है, टाइम आपके पास ना हो इतना कि आप कर सकें, या वो जिससे आपको गैदर करनी है अगर वो कोई कंसल्टेंट है जैसे हॉस्पिटल का है या कोई बिग मैनेजर है, बिग शॉट है ऑफ द कंपनी, वो तो आपको इतना टाइम भी नहीं देगा। अब अगर आप कोई सोशल इंटरेक्शन को वेब वगैरह मीडिया पे देख रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा लोग होंगे उसमें कि आप सबके व्यूज़ को ले भी नहीं सकेंगे। सो अगर आप ये सब कुछ कर ज़्यादा लोगों को भी कर लें और फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करना होता है उनकी एक्सपीरियंसेस को, और उसके मुताबिक अपने इमेजिनेशन के मुताबिक अपने डिज़ाइन को बनाना होता है। सिनेरियोज में स्टोरीज फॉर डिज़ाइन यूज़ एंड रीयूज़ उसको हम लेके चलेंगे। स्टोरीज फॉर डिज़ाइन में क्या है? कम्युनिकेट विद अदर्स, वैलिडेट अदर मॉडल्स, अंडरस्टैंड डायनामिक्स। अब जो लोगों ने काम किया हुआ है उसको भी आपको लेके चलना है। आपने अगर व्हील बना हुआ है तो रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना होता। ये बड़ी एक टर्मिनोलॉजी है किसी भी काम को करने के लिए। सबसे पहले अगर कोई काम हुआ है तो आप उस काम को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी वैलिडेशन देखते हैं कि यार ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो उन्होंने क्या कहा हुआ है, या कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या उनसे मिल के भी पूछ सकते हैं। फिर वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत होती है। फिर आप अगर उस सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स को जब आप देख लेते हैं तब आप अगर उनके प्रोज को ऐड कर दें या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप डिफ्यूज़ कर दें तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लीनियरिटी क्या है? टाइम इज़ लीनियर, आवर लाइव्स आर लीनियर, बट डोंट शो ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी हैं कि हम हॉप करके निकल सकते हैं। सो ये लीनियरिटी में जो है वो ऑल्टरनेटिव्स आ नहीं रहे होते। सिनेरियो से हमें ऑल्टरनेटिव लेने की कोशिश करनी होती है। सिनेरियोज में व्हाट विल यूजर वांट टू डू, ये भी आपको सिनेरियो बनाना होता है कि भाई एक्चुअली वो क्या चाह रहा है। स्टेप बाय स्टेप जो होता है वॉक थ्रू होता है। व्हाट कैन देन सी,
क्या देख सकते हैं, स्केचेस, स्क्रीनशॉट्स ये बनाने होते हैं, व्हाट डू दे डू, कीबोर्ड माउस वगैरह में क्या करना होता है, एंड व्हाट आर दे थिंकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो ये सिनेरियोज आपने यूज़ एंड रीयूज़ थ्रू आउट डिज़ाइन करने होते हैं ताकि आप अपने डिज़ाइन को इवेल्युएट करके और बेहतर डिज़ाइन बना सकें। सो सिनेरियोज आपने बिल्ड करने होते हैं प्रीवियस काम से, अपनी ऑल्टरनेट्स अपने तौर पर सोच के क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और फिर यूज़र क्या चाह रहा है, फिर यूज़र को क्या दिख रहा है, क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ों को लेके आपने यूज़ रीयूज़ करके काम को करना होता है। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको यूज़ कर लें, जो ख़राबियाँ हैं उनको हटा दें, जो किसी और जगह की चीज़ है उसको फिर रीयूज़ कर लें, सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर हम वही सिनेरियो में मूवी प्लेयर पे आएँ तो ब्रेन वुड लाइक टू सी अ न्यू फिल्म moments of significance and wants to invite Alison, but he knows she doesn't like arty films. अब ये एक आर्टी तौर पर आर्टी फिल्म है, तो वो सोचता है कि he decides to take a look at it to see if she would like it, and so connects to one of the movie sharing networks. तो वो मूवी शेयरिंग नेटवर्क्स में चला जाता है, वहाँ से वो उसको साथ कनेक्ट होके वो फिल्म देख लेता है। He uses his work machine as it has a higher bandwidth connection but feels a bit guilty. अब वो अपनी वर्क मशीन है उसको वो यूज कर रहा होता है, अब वो अपनी वर्क मशीन को यूज कर रहा होता है और क्योंकि उसका बैंडविड्थ ज़्यादा है, लेकिन बाहर जो है ये कॉन्सेप्ट होता है कि वर्क में आप अपनी लेजर की चीज़ों को वर्क मशीन में, वर्क टाइम में अपनी ईमेल्स, जो घर की ईमेल अलग होती हैं, ऑफिस की ईमेल्स अलग होती हैं, उनको आप नहीं देख सकते। इसी तरह जब वो मूवी उसमें कनेक्ट होकर देख रहा होता है तो वो थोड़ा सा गिल्टी होता है। He knows he will be getting an illegal copy of the film but decides it's okay as he is intending to go to the cinema to watch it. अब वो उसने जाके सिनेमा में देखनी होती है फिल्म, लेकिन वो इस वक्त जो है एक इलीगल कॉपी टोरेंट वगैरह से डाउनलोड कर रहा है। सो उसको पता है कि गलत है, लेकिन उसको ये पता होता है कि यार ये मूवी मैंने एक्चुअली जाके देखनी है, तो मैं पैसे तो खर्च कर दूंगा तो मूवी की कॉपीराइट सेफ हो जाएंगी। सो जब वो उसको डाउनलोड कर लेता है तो वो उसने जो पर्सनल मूवी प्लेयर खरीदा होता है, कुछ अर्सा पहले वो डीवीडी प्लेयर अलग से मिल रहे थे, सीडी प्लेयर भी अलग से मिल रहे थे जिनमें लगा होता था कैमरा भी, वो आप उसमें देख सकते थे। सो वो निकाल के वो मेन्यू बटन में जाता है और उसको स्क्रॉल करता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और वो जो है कंप्यूटर में से अपनी मूवी प्लेयर में फाइल को डाउनलोड कर लेता है, और वो उस आइकॉन पे जहाँ पे जो मूवी प्लेयर का उसका VLC या जो भी मूवी प्लेयर है उसका आइकॉन है उस पे जाके ड्रैग करके जब फाइल को उसमें करता है तो वो फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाती है और वो आना शुरू हो जाता है कि कितने % डाउनलोड हो रही है, कितने उससे रह गई है, और वो डाउनलोडिंग उसकी होना शुरू हो जाती है उसमें। अब वो जब लंच टाइम उसको होता है तो वो उस लंच टाइम पे मूवी प्लेयर निकाल के उसको प्लग करता है, एयरफोन के साथ लगा के वॉच करना शुरू कर देता है, और इन ऑर्डर टू फास्ट फॉरवर्ड थिंग्स वो स्किप करता है पोर्शन को और डिसाइड कर लेता है कि हाँ यार एलिसन को ये पसंद आएगी। देन ही फील्स अ टैप ऑन हिज शोल्डर। अब जब वो सोच लेता है कि यार अब मैं ये एलिसन के साथ मूवी देख सकता हूँ, ही टर्न्स अराउंड, उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो जब मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ये तो एलिसन है। अब वो इतना ऑब्जर्व हो गया होता है उस मूवी को देखने में और फ्लिक करने में और सब चीज़ देखने में कि वो उसने उसको नोटिस ही नहीं किया होता कि वो आ गई होती है। अब वो पूछती है कि क्या देख रहे हो, तो वो कहता है कि वो अपना उसको हेडफोन उतार के देता है कि ठीक है ये लो देखो। अब वो जो स्पीकर होता है वो लाउड इनफ होता है, स्क्रीन सामने नज़र आ रही होती है, वो दोनों उसको सुन सकते हैं, लेकिन वो इतना लाउड नहीं होता कि टेबल से बाहर लोग दूसरे टेबल वाले भी सुन सकें।
अब जब वो मूवी को देख रही होती है और आवाज़ सुन रही होती है तो उसको ये हो जाता है कि अरे ये तो बड़ी नई फिल्म है, इसके तो ट्रेलर आ रहे थे कि ये अभी सिनेमाज में लगेगी। तो वो ये पूछती है कि ये आ भी गई है। तो वो उसको ब्रायन कहता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि हम इस फिल्म को जाके सिनेमा में देखते हैं शाम में, और जो मैंने गलत काम किया है मैं उसको भी नलीफाई कर सकूं, उसको ख़त्म कर सकूं, और ताकि जो मुझसे बुराई हो गई है ये इलीगल कॉपी डाउनलोड करके वो ख़त्म हो जाए और हम इस फिल्म को देख लें। तो वो उसको कहती है कि आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। सो अब आपने यानी पूरा सिनेरियो देख लिया कि हमने ये सारी चीज़ें उसने डाउनलोड भी कर ली, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, वो नहीं चाह रहा कि फ़िल्म बनाने वाले को इसका नुकसान हो, तो वो फिर भी ये चाहता है कि वो सिनेमा में जाके फ़िल्म देखे। सो मूवी प्लेयर के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ जो ज़्यादातर नुकसानात हो रहे हैं कि वो इलीगल कॉपीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं और वो उससे जिसने मूवी बनाई होती है करोड़ों रुपए की, उसको नुकसान हो रहा है। अब इसमें सिनेरियोज में ऑल्सो प्ले एक्ट भी आप कर सकते हैं। आप मॉकअप डिवाइस बना सकते हैं, आपने एक्चुअली नहीं बनाई, आपने एक डिवाइस का सोच लिया, एक कागज़ पेंसिल में बना सकते हैं, या आप सिमुलेशन जिसे कहते हैं कि वो आप बना लें, तो आप अपना दिखा सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं और प्रिटेंड कर सकते हैं यू आर डूइंग इट। अब अगर मॉकअप डिवाइस में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इंटरकनेक्टेड स्विस आर्मी नाइफ की, कि वो कैसे मॉकअप डिवाइस बनती है। सो ये जो है एक स्विस नाइफ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कैन ओपनर भी होता है, कॉक ओपनर भी होता है, नाइफ भी होता है, नेल कटर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप टूथपिक को एज एन स्टाइलस यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जब आप टूथपिक को यूज़ करेंगे तो वो जो डिवाइस है जो इंटरकनेक्टेड है वो नाइफ का वो खुल जाएगा जिससे आप लॉक कर रहे हैं। लॉक, अब आप ये देखें कि इसमें देखें तो आपका थंब उस टूथपिक पे इस जगह है, और जब आप इस जो आपके पास मॉकअप डिवाइस सिमुलेशन में जो कुछ आ रहा है वो आपका थंब उस तरफ है। सो बाज़ दफ़ा आप एक्ट और करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल जो चीज़ है और जो आपकी मॉकअप डिवाइस है उसमें बाज़ दफ़ा डिफरेंस आ जाता है। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लोर द डेप्थ करनी पड़ेगी कि हम उसकी डेप्थ में जाएं इंटरेक्शन की। व्हाट हैपन्स व्हेन मॉकअप में हम ये सोचें कि जब वो एक्चुअल करेगा तो क्या होगा, ठीक है। एक्सप्लोर कॉग्निशन, अब आपने उसकी कॉग्निशन का सोचना है, आपने उसके दिमाग का सोचना है, व्हाट आर द यूजर थिंकिंग, वो क्या सोच रहे हैं। फिर वो एक्सप्लोर आर्किटेक्चर, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, अब आपने ये देखना है कि इनसाइड क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये बड़ा अच्छा मॉकअप तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल और ओरिजिनल में और मॉकअप में डिफरेंस आ रहा है थंब की प्लेसिंग का ही। अब नाइफ को कोई पकड़ने के लिए थंब की प्लेसिंग ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है, ग्रिप वरना डिफरेंट हो जाती है। यूज सिनेरियोज, अब आपने सिनेरियोज को यूज करना है टू कम्युनिकेट विद अदर्स, डिजाइनर्स, क्लाइंट्स, यूजर, वैलिडेट अदर मॉडल्स, प्लेट अगेंस्ट अदर मॉडल्स। उसको आपने दूसरे मॉडल्स जो बने हुए हैं उनसे देखना है कि आप कितना अच्छा बनाया हुआ है, और फिर आपको उसकी डायनामिक्स दिखानी होती है। आपने स्क्रीनशॉट्स दिखाने होते हैं कि क्या स्क्रीनशॉट्स हैं, अपीयरेंस के तौर पर दिखाना है। सिनेरियो आपने उसके बिहेवियर बताना है कि इस लेवल से उस लेवल पे अगर जाएगा तो क्या होगा, ये प्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा। सो ये उसके बिहेवियर्स हैं जो कि आपको डिज़ाइन में सिनेरियोज देने होंगे, कम्युनिकेशन के, वैलिडेशन के और एक्सप्रेस डायनामिक्स के। लीनियरिटी पे हमने बात की।
सिनेरियोज क्या है, वन लीनियर पाथ थ्रू सिस्टम। जब हमने डिज़ाइन का भी जो आपको दिखाया था तो वो एक लीनियर पाथ था कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो हमारा एक लीनियर पाथ है। प्रोज क्या है, लाइफ एंड टाइम आर लीनियर। अब ये उसकी एडवांटेजेस हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, स्टोरीज एंड नैरेटिव। अगर स्टोरीज वगैरह को तो चलें तो हम एक लीनियर स्टोरी चल रही होती है, और ये जब लीनियर सिस्टम होता है तो ये कंक्रीट होता है, बहुत मिनिमम एरर्स के चांसेस होते हैं इसमें। अब कॉन्स क्या है, नो ब्रांचेस, नो चॉइस, नो स्पेशल कंडीशंस। अब लीनियर है, सीधा 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 चला जा रहा है, ना कोई ब्रांच है, ना कोई चॉइस है, ना स्पेशल कंडीशंस है। अगर ब्रांच आ जाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह निकल जाएगा, दूसरी जगह से, जैसे मेज होता है, कोई भी हम जो एक वो बना लेते हैं, मेज सा बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं कि जहाँ पे यूं करेंगे तो इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे तो उधर से जाएंगे। सो वो वहाँ पे थोड़ा सा थ्रिल आ जाता है, थोड़ा सा चॉइस आ जाती है कि अच्छा ये स्टेप लिया तो ये होगा, ये स्टेप लिया तो ये होगा। और बाज़ दफ़ा गलत जो स्टेप हैं वो ले लेते हैं, तो इसमें मिस द अनइंटेंडेड हो जाता है लीनियरिटी में। जब सीधा सीधा जाना है तो जो चीज़ वो नहीं चाह रहा वो हो रही है, तो वो हम मिस कर जाते हैं कि हमारी ना। अब जब आपके पास चॉइस होती है, वो दबाना वन चाह रहा होता है लेकिन गलती से दो दब जाता है, तो ये मिस इंटेंडेड है कि उससे गलती हो गई। सो हमें क्या करना होगा, यूज सेवरल सिनेरियो और यूज सेवरल मेथड्स। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीनियरिटी हमें बहुत सारे सिनेरियोज लेके चलने पड़ेंगे और सेवरल मेथड्स को लेके चलना पड़ेगा। नेविगेशन डिज़ाइंस में क्या होता है, लोकल होता है, सिंगल स्क्रीन शॉट होता है, ग्लोबल होता है, होल साइट। अगर हम लोकल पे हैं तो हम इस लोकल डिज़ाइन को लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्लोबल पे चले गए तो हम ग्लोबल डिज़ाइन को देख रहे हैं कि इस स्टेप के बाद वही इन 3 स्टेप्स पे आ सकता है, इस स्टेप के बाद उसके पास 2 चॉइसेस हैं। सो ये हमारे पास ये लोकल सिनेरियो हो जाएगा और ये ग्लोबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेवल्स क्या हैं, विजेट्स चॉइस हैं कि आप मेन्यूज़ बाय मेन्यूज़, मेन्यूज़ बाय मेन्यूज़, बटन बाय बटन आप जाए जा रहे हैं। फिर आपको स्क्रीन डिज़ाइनिंग में हो रहा है कि एक लेवल के बाद दूसरी स्क्रीन जब शॉट आ रही है तो वही स्क्रीन ना हो, थोड़ा सा चेंज नज़र आए ताकि उसको लगे। फिर एप्लीकेशन नेविगेशन डिज़ाइन बना सकते हैं कि भाई इस एप्लीकेशन नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो क्या होगा, किस तरीके से होगा। और इन्वायरमेंट में हमें अदर एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना होता है कि उन्होंने ये कैसे किया हुआ है, इन्वायरमेंट क्या रखी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लेवल्स में हम किसी और एप्लीकेशन में चले गए और कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हमने कॉल नहीं कर लिया। अब अगर मैं प्रेजेंटेशन में कहूँ तो कुछ प्रेजेंटेशन में आप वीडियो में वीडियो देखने शुरू कर देते हैं। वीडियो का क्या मतलब है कि आप किसी वीडियो प्लेयर को कॉल कर रहे हैं, वो वीडियो प्लेयर चल रहा है, आप पावर पॉइंट से निकल के आप वीडियो उसमें आपने जंप लगा दिया उस एक बटन को प्रेस करने की वजह से, और बाज़ दफ़ा वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बना हुआ हो सकता है। द वेब में जो है अब वो विजेट चॉइस जो है, एलिमेंट्स एंड टैग्स होते हैं, वो href के तौर पर आ रहे होते हैं। स्क्रीन डिज़ाइन होता है जो कि पेज डिज़ाइन होता है। नेविगेशन डिज़ाइन जो है वो साइट स्ट्रक्चर होता है, और इन्वायरमेंट जो है वो वेब ब्राउज़र, एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह जो है वो उसकी इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं। सो हमने विजेट भी दे दिया कि भाई अब इसको प्रिंट, इस पे जाएंगे, ये विजेट आ रहा है, इस बटन को दबाएंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। सही है, और दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। फिर अगर इसमें ही अगर एक्सटर्नल लिंक है, अगर उसको डबल क्लिक कर दिया तो हम किसी और उस पे चले जाएंगे, वेब पे चले जाएंगे, या हम वीडियो पे चले जाएंगे। अब हमें ये भी पता है कि ये लीनियर डिज़ाइन होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाते रहते हैं, लेकिन बाज़ जगह पे हमारा ये नहीं होता। हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमने पीछे इसमें बताया था कि आप यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास ये 3 चॉइसेस आ गए, इनके आगे कोई चॉइस नहीं है लेकिन इसके आगे 2 चॉइस है। सो ये सारी चीज़ें साइट स्ट्रक्चर बता रही है, और इसी तरह एनवायरनमेंट जो है वो आपको ब्राउज़र दिखा रही है, वेब बता रही है, एक्सटर्नल लिंक्स बता रही है कहाँ कहाँ हैं।
फिजिकल डिवाइसेस में क्या हो जाता है, कंट्रोल्स आ जाते हैं, बटन्स, नॉब, टाइल्स जो उन पे होती हैं वो आ जाती हैं। स्क्रीन डिज़ाइन जो है वो उस किसी भी फिजिकल मशीन का वो, जैसे अगर हम इस कीबोर्ड का फिजिकल, ये फिजिकल है तो ये इसके बटन्स हैं, ये सारे नॉब्स हैं और ये इसका फिजिकल लेआउट है। अब मोड्स ऑफ नेविगेशन डिज़ाइन ये है कि अगर हमें जहाँ पे एंटर दबाना है हम एंटर दबाएंगे, और अगर हमें एरोस कीज़ दबानी है तो हम एरो कीज से आगे जा सकते हैं। सो ये नेविगेशन। और अब इन्वायरमेंट क्या है, ये रियल वर्ल्ड में हमारे पास ये कीबोर्ड मौजूद है, हम इस कीबोर्ड को रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं। सो जब हमें करना है डिज़ाइनिंग तो हमें थिंक अबाउट स्ट्रक्चर करना है। विद इन अ स्क्रीन क्या स्ट्रक्चर होगा, एक स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसको हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे। लोकल, लुकिंग फ्रॉम दिस स्क्रीन आउट, अब आपको लोकल में ये देखना है कि इस स्क्रीन से बाहर क्या क्या कुछ होगा। ग्लोबल, स्ट्रक्चर ऑफ द होल साइट आपको देखना है, और मूवमेंट बिटवीन स्क्रीन्स को सोचना है कि यार इस स्क्रीन से उस स्क्रीन पे जाएंगे तो क्या देखना है। और वाइडर में अगर हम जाएं तो हमें वाइडर में ये देखना है कि यार जैसे मैंने कहा कि वीडियो प्लेयर ने आ जाना है, वीडियो प्लेयर को चलना चाहिए, वीडियो की स्क्रीन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो स्क्रीन से बाहर जा रही हो, वो इसी स्क्रीन के अंदर रहनी चाहिए। सो दैट ये सारी चीज़ें आपको रिलेशनशिप विद अदर एप्लीकेशंस को भी सोचना होगा स्ट्रक्चर में। लोकल स्ट्रक्चर में मच ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स गोल्स seeking behavior, user have some idea of what they are after and a potential model of the system. So users के पास कुछ आइडिया होता है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरीके से चाहना है। In an ideal world, if users had perfect knowledge of what they wanted and how the system worked, they could simply take the shortest path to what they want, pressing all the right buttons and links. So अगर हम एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन देखें तो अगर यूज़र को सब कुछ पता है तो वो नेक्स्ट 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 दबाता हुआ फटाफट वहाँ चला जाता है। वीडियो देखते हुए अगर आपको पता है कि किस मिनट और किस जगह पे जो है वो सीन आना है तो आप स्पेसिफिकली उस जगह पे ड्रैग करके कर्सर को, मूवी को वहाँ से लेके जा सकते हैं और वहाँ से प्ले कर सकते हैं। गोल सीकिंग क्या होता है कि स्टार्ट होता है और हमें गोल तक जाना होता है। अब ये जो प्रोग्रेस हमारी ख्वाहिश ये होती है कि सीधे सीधे हो जाए, लेकिन होता क्या है, प्रोग्रेस जो है वो लोकल नॉलेज पे डिपेंडेंट होती है, तो वो उस तरीके से घूम के उस गोल तक जाती है। अब ये देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां से आप एक्चुअली पहुंच ही ना सकें गोल तक। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे ब्रांचेस होती तो फिर क्या होता, आपका गोल बड़ा सीधा था लेकिन ये इतना बड़ा लूप आ गया कि यहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं। 4 गोल्डन रूल्स जो हैं इन चीज़ों को करने के लिए ये हैं। नोइंग वेयर यू आर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ क्या आप कर रहे हैं। फिर नोइंग व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो। नोइंग वेयर यू आर गोइंग, या व्हाट विल हैपन, अगर आपने ये स्टेप्स ले लिया ये आपको पता होना चाहिए। और आपको सबसे पहले अपनी प्रीवियस स्टेट्स का पता होना चाहिए, आप पहले क्या करके आ चुके हैं, ताकि अगर कोई गलती पहले हो चुकी है तो वो गलती दोबारा ना हो। अब वेयर यू आर, ब्रेड क्रम्स शो पाथ थ्रू वेबसाइट्स हराइकी। अब जो वेयर यू आर में आपको ये पता चल रहा है कि आप इधर से इधर, इधर से इधर, और यहाँ पे 7 कॉमन एरर्स पे इस वक्त आप आए हुए हैं। सो आप वेबसाइट, टॉप लेवल कैटेगरी, सब कैटेगरी, और फिर इस पेज पे आ गए। और आपके पास ये जो लिंक आ रहा है ये लाइव लिंक है। अगर आपको वापस डायरेक्ट ऊपर जाना है तो आप बैक करने के बजाय इसको भी क्लिक करेंगे तो आप वापस डायरेक्टली इस पेज पे चले जाएंगे। अगर आप बैक करते हुए जाएंगे तो आप एक एक पेज को लेके जाएंगे। सो डिपेंड्स ऑन यू ऑब्वियसली। सो बीवेयर द बिग बटन ट्रैप। अब जो हर दफा जो बिग बटन है वो सही नहीं होता। पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफन हैव टच स्क्रीन एंड सो हैव लार्ज बटन्स। Watch someone using one of these and see how often they go to the wrong screen and have to use back or home to try again. जब आपके पास पब्लिक सिस्टम में जो बड़े बटन होते हैं वो देखें कि लोग कितनी दफ़ा बैक करके जाना पड़ता है, कभी तो कितनी दफ़ा होम करके जाना पड़ता है। सो उस बड़े बटन के ट्रैप में ना आए। इफ़ यू लुक मोर क्लोजली यू विल फाइंड दैट ईच बटन हैज़ ओनली वन
or two words on it giving the title of the next screen and possibly some sort of an icon. Quite rightly, the button label will be in large font as user may have poor eyesight. So वो अगर पुअर आईसाइट वाले लोग होंगे तो वो आइकॉन में जो फॉन्ट होगी वो बहुत बड़ी यूज होगी, तो आप उसको देखें. It is hard to choose appropriate labels that mean the same for everyone, especially when the breadth of the screen hierarchy is fixed by the maximum number of button. अब अगर नीचे बटन 4 ही आ सकते हैं तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, वो 4 बटन ही रहेंगे, तो आपको इसको देखना पड़ेगा. So it is now no wonder that people get confused. So इसलिए ये ऐसा नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन ही दे रहा है, अब 4 ऑप्शन में तो पीपल ने कंफ्यूज होना है. However, there is usually plenty of room for additional explanation in a smaller font, possibly just the next level of button labels or a sentence of explanation. It may not look as pretty, but it may mean that people actually find the information they are looking for. अब अगर हम आजकल गौर करें तो आप जब क्लिक करते हैं तो कभी कभी वो बैलून्स आ जाते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन लिखी होती है उस बटन की, तो उससे कन्फ्यूजन, वो बाज़ दफ़ा खूबसूरत नहीं लग रहा होता, तो वो एक तो हेल्प कर देता है, या आप उसकी फ़ॉन्ट कम कर दें और एक हराई की एक एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल की दिखा दें कि इस बटन को दबाएंगे तो कौन कौन सी ऑप्शंस आ जाएंगी, ताकि उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी. खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी लेकिन हेल्प मिल जाएगी, तो ये चॉइस करना होता है. So be aware of the big button trap, things, other things, more things, the thing from outer space. Where do they go? Lots of room for extra text. अब यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी फॉन्ट के बजाय अगर आप यहाँ पे छोटा छोटा लिख दें या यहाँ पे बड़ा सा लिख दें और इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, या इस क्लिक पे जब आए तो उसकी हेल्पलाइन आ जाए और वो हेल्पलाइन में उसको पता चल जाए नीचे कि यार ये बटन क्या करने वाला है, ताकि उसको पता चल सके कि क्या हो रहा है. मोड्स क्या हैं? मोड्स, Alan's mobile phone has a lock feature to prevent accidental use. To remove the lock, he has to press the C cancel button, which then asks for an additional yes to confirm removing the lock. So in lock mode, C followed by yes means turn off lock, and these are the most frequent actions when Alan takes the phone from his pocket. So जब भी वो फोन पॉकेट से लेता है, निकालता है, तो वो C दबाता है और फिर yes दबाता है. However, Alan is forgetful and sometimes puts the phone in his pockets unlock. अब कभी वो क्योंकि भूल जाता है मेरी तरह, तो वो हमेशा अनलॉक फोन रखता है. This leads to occasional embarrassing phone calls and also to another problem. अब इससे क्या होता है कि बाज़ दफ़ा उसको कुछ अजीबोगरीब फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं और कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है. सो द यस बटन इज़ क्वाइट बिग एंड सो दिस इज़ ऑफन प्रेस्ड वाइल इन हिज पॉकेट्स. अब यस बटन जो है वो बड़ा है, वो जब भी चाहता है वो यस बटन दब जाता है. दिस पुट्स द फोन इनटू डायल रीसेंट नंबर्स बोर्ड विद द लिस्ट ऑफ रीसेंट कॉल ऑन स्क्रीन. इन दिस मोड प्रेसिंग सी गिव्स अ प्रॉम्प्ट डिलीट नंबर एंड प्रेसिंग यस then deletes the number from the phone address book. अब इस जगह पे क्या होता है कि अगर आप C दबाएंगे तो वो, क्योंकि उसको आदत है C और yes दबाने की, C का मतलब है कि डिलीट कर दो और yes का मतलब है कि हाँ जी हमेशा के लिए डिलीट कर दो. सो उससे क्या होता है कि उसके बहुत कॉमन डायल किए हुए नंबर जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं. तो ये ऑप्शंस होती हैं. सो लॉक टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल C. अब ये जो C है ये पुराने ज़माने के फ़ोन को दिखा रहे हैं, इसको आपको देखना होता है. अब आपको C को करना है और फिर yes को करना है. फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस एक्शन होती है. इफ़ लॉक फॉरगॉटन, अगर आपने ये कर दिया तो क्या होगा कि डिलीट एंट्री होगी और वो नंबर डिलीट हो जाएगा. सो ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो यूजुअल कर रहा होता है, और अगर वो लॉक करके ना फ़ोन रखे तो उसके रीसेंट एंट्रीज जो हैं वो डिलीट होने के चांसेस हैं. ग्लोबल क्या है? बिटवीन स्क्रीन्स विद इन द एप्लीकेशंस. क्या होता है? हायरार्किकल डायग्राम्स है, सिस्टम है, उसके बाद इन्फो हेल्प है, मैनेजमेंट है और मैसेजेस है, और मैनेजमेंट में ऐड यूज़र है और रिमूव यूज़र है. तो ये एक हायरार्की की, ग्लोबल हायरार्की दिखा रहा है. पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं? स्क्रीन्स और ग्रुप्स ऑफ स्क्रीन्स दिखा देता है कि आपको क्या करना है. टिपिकली फंक्शनल सेपरेशन होती है, हर फंक्शन के अपने अपने काम होते हैं, इसलिए फंक्शनैलिटी पे हमने सेपरेट किया हुआ होता है. और नेविगेशन हायरार्कीज डीप इज डिफिकल्ट. आपको डीप, बहुत ज़्यादा डीप नेविगेशंस नहीं करनी चाहिए, वरना वो फिर याद रखना मुश्किल हो जाती हैं.
मिस यूज़ ऑफ माइलर 7+2, जो हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ 7 जमा +-2 5 या 9 के दरमियान हम रह सकते हैं। सो वो हम अगर उसको करें तो ये मिसयूज़ हो जाता है। इतने ज़्यादा अगर हम 9 फंक्शनैलिटी डाल दें हायरार्की की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ये मिसयूज़ है उस मिलर की फॉर्मूले का। ऑप्टिमल मैनी आइटम्स ऑन ईच स्क्रीन। अब ऑप्टिमल है, आप बहुत सारे आइटम्स एक स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, बट वी हैव टू बी स्ट्रक्चर्स विद इन स्क्रीन। सो हमें स्ट्रक्चर रखने होते हैं स्क्रीन के अंदर। थिंक अबाउट द डायलॉग, व्हाट डज इट मीन इन यूजर इंटरफेस डिजाइन। मिनिस्टर डू यू नेम टेक दिस वुमेन। मैन, अब ये मिनिस्टर का मतलब ये है वो जो वहाँ पे अदालत नहीं बल्कि या वजारत नहीं बल्कि जो पादरी होता है उसको मिनिस्टर कहते हैं। वो जब शादी होती है तो वो नाम पूछता है कि भाई आप इसको अपनी बीवी बना रहे हो। मैन जवाब देता है आई डू। फिर वो दोबारा जो है वो वुमेन से कहता है। अब वुमेन भी आई डू कहती है, आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ। फिर वो उसको मैन एंड वाइफ प्रोनाउंस करता है। सो अब आपको क्या करना है, मैरिज सर्विस का अगर आप बना रहे हैं तो जनरल फ्लो जो है वो क्या होगा, जेनेरिक में ब्लैंक्स फॉर नेम, आपको नेम की जगह पे जहाँ पे वो नेम हमने दिया हुआ है इटैलिक में, वो इटैलिक में नेम की जगह ये खाली छोड़नी होगी ताकि वो उसका डाल सके। पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, अब आपको ये देखना है कि कैसे इसमें करना है। अब जब कंप्यूटर डायलॉग आएगा, ये होता है पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। सो अगर मिनिस्टर के पास ये होता है तो उसके पास कार्ड आ जाता है, उस कार्ड में वो होता है डू यू, और फिर नाम होता है एलन टेक दिस वुमेन एज योर वाइफ फला फला फला, और फिर वो आई डू कह देता है। फिर वो मिनिस्टर कहता है डू यू एलिसन टेक दिस मैन, और फिर वो आई डू कह देते हैं। तो यहाँ पे उसके पास ये जगह खाली होती है। यूजुअली कंप्यूटर में डायलॉग में पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम होता है, बट डिटेल्स डिफर ईच टाइम। इसमें डिटेल्स जो हैं वो डिफर कर जाती हैं ईच टाइम पे। अब डू यू नेम टेक दिस वुमेन, सो हमें यहाँ पे नाम जो है हर दफा चेंज हो जाएगा। नेटवर्क डायग्राम्स में क्या आता है कि मेन स्क्रीन होती है, यहाँ से एक रिमूव यूज़र होता है, कंफर्म होता है, और फिर मेन स्क्रीन हो सकती है। इसी में एक ऐड यूज़र भी होता है और फिर मेन स्क्रीन हो सकती है। ये नेटवर्क बन रहा है, नॉट लीनियर बन रहा है। सो शो डिफरेंट पाथ्स थ्रू सिस्टम बता रहा है। व्हाट लीड्स टू व्हाट, इसमें ये दिखा रहा है कि कौन सी चीज़ क्या लेके जा रही है। जब आपके पास मेन स्क्रीन आएंगी तो आपके पास रिमूव यूज़र होगा या ऐड यूज़र होगा। अगर आपने ऐड यूज़र कर लिया तो वापस उसके बाद मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। रिमूव यूज़र में एक दफ़ा कन्फर्म ज़रूर आता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन इंक्लूडिंग ब्रांचेस मोर टास्क ओरिएंटेड देन हायरार्की। तो इसमें हायरार्की के बजाय टास्क क्या क्या करनी है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। सो वाइडर स्टिल में हम क्या देखेंगे, बिटवीन एप्लीकेशंस एंड बियॉन्ड में देखेंगे। स्टाइल इश्यूज में आता है प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड्स और कंसिस्टेंसी, हम किस प्लेटफॉर्म से किस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और हमें टू एंड फ्रो में आपस में आने जाने में आसानी है या नहीं है। फंक्शनल इशू ये है कि कट एंड पेस्ट, अगर हम जो पीडीएफ की फाइल से अगर टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कट करके कॉपी करके कट करके और पेस्ट करें वर्ड में, तो बाज़ दफ़ा बहुत सारे कैरेक्टर्स सही नहीं पेस्ट होते, तो ये फंक्शनल इशू आ जाते हैं। इनको भी देखना होता है। नेविगेशन इशू ये है कि एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं, लिंक्स टू अदर ऐप्स और द वेब। अब नेविगेशन में हो जाता है कि वेब आ गई, अगर आपने हाइपर लिंक है, आपने क्लिक कर दिया, वो उस वेब में चले गए, वो वेब कहीं से कहीं चली गई और कहीं से कहीं। सो आपको वापस आने में टाइम लगता है कि आपको ये भी याद नहीं रहता थोड़ी देर बाद कि आप कहाँ से आए थे। So at the last summary of today's, we have learned today interaction design basics, क्या basics होती हैं, interactions and intervention को देखा, what is design को देखा, persona की उसमें क्या चीज़ होती है, central message, user उसको देखा, और फिर थोड़ा सा हमने process design को देखा। With this we come to the end of this lecture. खुदा हाफिज़, till next time.